पिछले क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य की चर्चा कर रहे थे। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हम लोग इस बात पर चर्चा किए थे कि संविधान में मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि संविधान जब बना तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि देश के लोग राष्ट्रभक्त हैं, स्वामी भक्त हैं, देश के प्रति अपनी वफादारी को निभाना जानते हैं, देश के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को दिखाना चाहते हैं। देश में संविधान का जब निर्माण चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही संविधान का विकास हुआ। इसलिए संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क में ये कतई प्रश्न नहीं आया कि मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ होने चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ अधिकार की बात कही गई है, मौलिक कर्तव्य की बात छोड़ दी गई थी। बाद में संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और उसके संविधान से, और शुरू में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हर नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नए मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। आज के तारीख में हर नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसका पालन हर नागरिक करता है। देश के लिए, अपने देशभक्ति को दर्शाने के लिए, राष्ट्रभक्ति को दर्शाने के लिए, और अधिकार का सही ढंग से प्रयोग करे। हर नागरिक अपने अधिकार का सही ढंग से प्रयोग करे। इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर कर्तव्य का बंधन होना चाहिए। तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य जो है व्यक्ति के उत्तरदायित्व का द्योतक है। कर्तव्य जो है व्यक्ति के अधिकार के सीमा का सीमांकन करता है। कर्तव्य यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग किस सीमा तक कर सकता है। इसका मतलब कि सीमांकन करने का काम करता है। व्यक्ति देश के प्रति अगर कर्तव्यनिष्ठ है, देश के प्रति उसके मन में उत्तरदायित्व की भावना है, तो निश्चित रूप से वह अपने अधिकार का प्रयोग भी सही ढंग से करेगा। और किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाए, कोई कर्तव्य न दिया जाए, तो भी ये स्थिति बहुत ही भयावह होगी। अगर किसी व्यक्ति को कर्तव्य दे दिया जाए, कोई अधिकार न दिया जाए, तो कोई काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि समुचित मात्रा में हर नागरिक के पास अधिकार के साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। अधिकार के साथ कर्तव्य का होना जरूरी है, तभी देश का विकास होगा, तभी नागरिक अपने हितों की रक्षा कर सकेगा। इसलिए जरूरी है। इसके बाद हम लोग आते हैं संघ के शासन पर। संघ के शासन, संघ का शासन मतलब केंद्र का शासन। देखो, इसको हम लिख सकते हैं केंद्र का शासन। केंद्र का शासन, यहां हम संघ के बदले केंद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संघ के बदले किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? केंद्र का इस्तेमाल करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका, आपको मालूम है कि देश में दोहरी व्यवस्था है। एक व्यवस्था पूरे देश के लिए है, दूसरी व्यवस्था राज्यों के लिए। इसको हम कहते हैं संघ, इसको कहते हैं राज्य। और भारत में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स हैं। राज्यों को आप दर्शाइए परिधि पर, राज्यों को आप दर्शाइए परिधि पर, और केंद्र को दर्शाइए, संघ को दर्शाइए बीच में। तो यहां दोहरी व्यवस्था है। एक व्यवस्था केंद्र की है, संघ की है। ये पूरे देश के लिए है। जैसे देश में सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूरे देश की सरकार है। राज्य की सरकार है,
राज्यों के सीमा तक सीमित है। राज्य की सरकार का दायरा राज्य तक सीमित है, लेकिन संघ सरकार का दायरा पूरे देश पर है। संघ की जो व्यवस्था है वो पूरे देश के लिए है। राज्य की जो व्यवस्था है वो सिर्फ राज्य तक सीमित है। तो हम यहाँ दो तरह की सरकार की चर्चा करेंगे। एक सरकार जो पूरे देश के लिए है, उसको संघ सरकार कहते हैं या केंद्र सरकार कहते हैं, और उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। आगे आपको बताएंगे कि सरकार का मतलब क्या हुआ, सरकार के कितने अंग होते हैं, इन अंगों का काम क्या है। लेकिन इतना मोटे तौर पर आप जान लीजिए, यहाँ पर सिलेबस की चर्चा हम कर रहे हैं कि सरकार दोहरी है। इसी दोहरी व्यवस्था का नाम है संघीय व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, इस फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के स्तर पर दोहरी सरकार है, और दोनों सरकारों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। दो सरकार है, दोनों ही सरकारों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। और आपको पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे यहाँ एक ऐसी संघीय प्रणाली है जिसमें राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा अधिकार है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की नींव है। इसका मतलब कि हम दो तरह की सरकार की चर्चा करेंगे। एक सरकार यहाँ पर है, दूसरी सरकार राज्यों में है। एक सरकार पूरे देश के लिए है, दूसरी सरकार राज्यों के लिए है। संघ की सरकार की चर्चा के तहत हम संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। फिर हम संघ के बाद आते हैं राज्यों पर, तो राज्य के शासन की चर्चा हम करेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। इसका मतलब कि राज्यों में भी संघ जैसी व्यवस्था है, राज्यों में भी संघ जैसी व्यवस्था है, हर राज्य में संघ जैसी व्यवस्था है, हर राज्य में संघ जैसी सरकार है। इसका मतलब कि राज्यों के स्तर पर भी सरकार है, और सरकार एक व्यवस्था है। सरकार एक व्यवस्था है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जिसको हम संघ सरकार कहते हैं, या राज्य की सरकार हो। दोनों ही लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। दोनों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। और इसके लिए पता है आपको कि संविधान में तीन सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए, इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। लेकिन अगर केंद्र एवं राज्य, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में जो बात है, हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत अगर केंद्र एवं राज्य समवर्ती सूची किसी विषय पर एक साथ कानून बनाते हैं, तो केंद्र का कानून राज्य के कानून के ऊपर लागू होता है। इसका मतलब हुआ कि समवर्ती सूची पर ज्यादा अधिकार संघ को प्राप्त है। समवर्ती सूची पर ज्यादा अधिकार किसको प्राप्त है? संघ को प्राप्त है। इसके अलावे अवशिष्ट शक्तियां
केंद्र को प्राप्त है। इसका मतलब हुआ कि जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, जिन विषयों का उल्लेख न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सीधे सीधे केंद्र को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह कुछ परिस्थितियों में हमारा संविधान ऐसा हो जाता है जिसमें राज्यों की शक्ति नगण्य हो जाती है और राज्यों की शक्ति पर केंद्र का अधिकार हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे संविधान आपातकालीन परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है। सिद्धांतः हमारा संविधान फेडरल सिस्टम का है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे संविधान का नेचर एकात्मक हो जाता है। इसलिए हो जाता है ताकि संघ एक रहे, देश एक रहे, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा हो सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संघीय व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा अधिकार दिए हैं और देश की संप्रभुता बची रहे, देश एक रहे, देश अखंड रहे। इसलिए राज्यों की तुलना में संघ को ज्यादा अधिकार है और संकटकालीन परिस्थितियों में हमारा संविधान का जो स्वरूप है, संविधान का जो नेचर है, वो एकात्मक हो जाता है, जिसको हम यूनिटरी कहते हैं। यूनिटरी इसका मतलब क्या हुआ कि सिद्धांत हमारा संविधान संघात्मक है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में यही संविधान एकात्मक स्वरूप का हो जाता है। उसके बाद आता है पंचायती राज। आप जैसा कि जानते हो कि आज पंचायती राज भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक व्यवस्था प्रदान किया गया है। पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित व्यवस्था है और पंचायती राज के माध्यम से गांधी जी के सपनों को साकार किया गया है। महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था को अपनाया गया और पंचायती राज के माध्यम से गांव के लोगों को सत्ता में भागीदार बनाया गया है। सत्ता में भागीदार क्यों बनाया गया है? ताकि गांव के लोग खुद अपने गांव के विकास के लिए योजनाएं बना सकें, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें, उन योजनाओं का क्रियान्वयन का अनुश्रवण कर सकें, खुद गांव के लोगों को अपने विकास का अवसर मिले। इसलिए सत्ता में भागीदारी के लिए, लोगों की भागीदारी के लिए पंचायती राज एक व्यवस्था है और यह व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है और इसके जरिए गांव के लोगों को सत्ता में भागीदार बनाया गया है। और मैं बता दूं कि आज पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक संवैधानिक व्यवस्था है। इसी तरह नगर पालिका शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका है और 74वें संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है केंद्र राज्य संबंध। आप जानते हो कि भारत में संघीय व्यवस्था है। इस संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के स्तर पर सरकार है, लेकिन संघीय भावना के अनुकूल केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं, आपको मालूम है कि टीम इंडिया है। आज देश में कोरोना का संकट है और केंद्र राज्यों के साथ समन्वय बनाकर चलना है। इसका मतलब हमारा संविधान संघात्मक है और संघात्मक संविधान की विशेषता है इस विशेषता में राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करते हैं, केंद्र के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन दोनों के मध्य कहीं ना कहीं कोई संबंध है। इस नाते हम यहाँ पर इस बात का अध्ययन करेंगे कि आखिर केंद्र और राज्य के बीच कौन कौन से संबंध है। केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। इसके माध्यम से हम केंद्र राज्य संबंध की विवेचना का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा, किसी भी देश में लोक सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोक सेवक सरकार की सेवाओं का लाभ जनता को पहुंचाते हैं।
तो लोक सेवा भारत की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है और लोक सेवा में लोक सेवक होते हैं और लोक सेवकों का चयन होता है, सिलेक्शन होता है और उसके लिए लोक सेवा आयोग होता है। लोक सेवकों के चयन के लिए लोक सेवा आयोग होता है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो। हमारे देश में लोक सेवा की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में हुई है और समय के साथ लोक सेवा समृद्ध हुई है, मजबूत हुई है। संविधान जब बना तो लोक सेवा आयोग को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया और आज भारत में संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है और संयुक्त लोक सेवा आयोग है। यह लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोक सेवकों के चयन के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद आते हैं निर्वाचन आयोग पर, जिसको हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक संवैधानिक संगठन है जो देश में चुनावों के लिए उत्तरदायी है। देश में चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद के दोनों सदनों का चुनाव होता है, विधानमंडल के दोनों सदनों का चुनाव होता है और इन चुनावों के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में चुनाव आयोग एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है और इसको संविधान ने अधिकार दिए हैं कि वह इन चुनावों का अनुश्रवण करे, इन चुनावों का अधीक्षण करे, इन चुनावों का सही ढंग से संचालन करे। इसका मतलब कि चुनाव आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के चुनावों को संपन्न कराने का अधिकार है। इस चुनावी व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में आपको मालूम है न एक दलीय व्यवस्था है, न द्विदलीय व्यवस्था है, बल्कि बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दल है और क्षेत्रीय दल है। इन दलों को चुनावी व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। चुनावी व्यवस्था एक अनिवार्य व्यवस्था है और लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव। चुनाव में हर नागरिक को, जो नागरिक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है उसको और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसको मतदान करने का अधिकार है और मतदान के जरिए वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, प्रतिनिधि को अपनी सत्ता सौंपता है और प्रतिनिधि का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तो निर्वाचन आयोग और दलीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। उसके बाद राजभाषा, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में राजभाषा हिंदी है। हालांकि आप जानते हो कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा के सवाल पर विवाद हो गया, राष्ट्रभाषा के सवाल पर संविधान सभा में विवाद हो गया, राष्ट्रभाषा पर लंबी चर्चा हुई, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का प्रयास किया गया, लेकिन संविधान सभा में इस पर राय नहीं बनी और राय नहीं बनी तो अंततः तय किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ का मतलब केंद्र की राजभाषा हिंदी होगी। राज्यों पर हिंदी थोपी नहीं गई है। राज्य अपनी राजकीय भाषा का चुनाव कर सकते हैं। संविधान में 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा या 2 भाषा को राज्य अपनी राजकीय भाषा घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब राज्यों पर हिंदी थोपी नहीं गई है। तो इसके अंतर्गत राजभाषा का अध्ययन करेंगे। संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान हमारे देश में है। संकट के समय देश की रक्षा के लिए, देश में अगर कोई संकट आ जाए तो संकट के समय देश की रक्षा के लिए संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। और संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान का उपबंध किया गया है। और संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संकट के समय देश की रक्षा करे, संकट के समय संवैधानिक तरीके से देश की रक्षा करके देश को निजात दिलाए। इसलिए देश में संकटकालीन या आपातकालीन संवैधानिक व्यवस्था है और 3 तरह के संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात है। इसका मतलब इसके अंतर्गत 3 तरह के संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान की चर्चा करेंगे। पहला
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, और ये शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद आते हैं संविधान संशोधन पर। संविधान, मैंने पहले भी कहा है, मैंने चर्चा जब मैंने राज्य व्यवस्था की जब शुरुआत की थी तो बताया था कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो इस बात पर ध्यान रखा कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो लोगों की ज़रूरतों के अनुकूल हो सके, ज़रूरतों के, लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान को मोड़ा जा सके, लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान को बदला जा सके। संविधान, इसीलिए संविधान सभा ने संविधान के कुछ भाग को लचीला बनाया है और कुछ भाग को कठोर बनाया है। इसका मतलब हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। इसका मतलब संविधान लचीलापन और कठोरता का अद्भुत समन्वय है। इसलिए समय समय पर हम अपने संविधान में संशोधन करते हैं और आपको बता दें कि 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। हमारे संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। क्यों संशोधन हुए हैं? हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संविधान को बदलने का कार्य किया है। संविधान को संसद को यह अधिकार दिया गया है, संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह जरूरत के हिसाब से संविधान में आवश्यक बदलाव करे। लेकिन यह बात भी जाननी जरूरी है कि अगर कोई संविधान संशोधन ऐसा होता है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस परिस्थिति में न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस संशोधन की समीक्षा कर सके। अगर वो संशोधन संविधान में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, संविधान की मूल भावना के विपरीत है, या लोगों के मौलिक अधिकारों के विपरीत है, या संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, तो वैसी परिस्थिति में न्यायपालिका उस संशोधन को रद्द कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे का उल्लेख संविधान में नहीं था। आपको बताएंगे हम आगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लेख संविधान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और संविधान को संविधान के मूल ढांचा के रूप में करार दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव न हो। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए संविधान में संशोधन करना है। उसके बाद अंतिम सेगमेंट में आते हैं शब्दावली, और इसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली की चर्चा करेंगे और जो कुछ भी बचा है, इसके बाद जो कुछ भी बच जाएगा उसकी चर्चा हम लोग अंतिम चैप्टर के रूप में करेंगे। इसका मतलब अंतिम चैप्टर जो होगा वो अंतिम होगा, इसमें जितना भी आपका क्वेरी होगा, जितना भी आपका छूटा हुआ चीज होगा, उसको पूरा करने का काम करेंगे।